जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली आपकी शाम को 6 बजे चलती है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस की हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और इन सभी क्लासों में मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड भी आएगी और उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को 60 में कन्वर्ट किया गया है, उसी तरीके से आपको अरुण को करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे राहुल लिखा हुआ है, राहुल को किसी निश्चित कूट भाषा में 60 में परिवर्तित किया गया है, उसी तरीके से आपको अरुण को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये कूट भाषा वाले क्वेश्चन आया करें तो इसमें सबसे पहली ट्रिक ये लगती है कि जो भी वर्ड दिया गया है उन सभी वर्ड के प्लेस वैल्यू आपको ले लेनी, उस वर्ड के सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको ले लेनी है और फिर उस प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की 1 होती है, एच की 8, यू की 21 और एल की 12। इन सबको ऐड करेंगे तो 60 आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या ट्रिक निकल के आई, पूरे वर्ड के सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लोग को लेके ऐड कर लेना है। जब इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। सेम ट्रिक हमें अरुण में लगानी है। तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, आर की होती है 18, यू की होती है 21 और एन की होती है 14। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और ये 21 और ये 14, इन सबको ऐड करेंगे आएगा 54। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, 54। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और धारणाएं वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इस स्टेटमेंट को 100% सही मानते हुए चलना है और फिर कथन के हिसाब से धारणाओं को पढ़ते हुए अपना आंसर निकालना है। ये है हमारे क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी। मतलब महेंद्र सिंह धोनी ये कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है, ऐसा महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम उनके हिसाब से अच्छा खेलती है, अच्छी प्लेयर्स हैं, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ये कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप 2019 की विजेता बनेगी, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, ये महेंद्र सिंह धोनी का कथन है। तो ये हमने स्टेटमेंट को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम धारणाओं को पढ़ते हैं। पहली धारणा ये कहती है कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है। तो पहली धारणा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। क्यों उम्मीद है, क्योंकि उनके हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है। तो इस हिसाब से पहला धारणा तो सही हो गया। दूसरी धारणा देखते हैं, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये इंक्लूड नहीं है कि भारतीय ऐसा चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। स्टेटमेंट में तो सिर्फ ये कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी को ऐसा उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम जीत जाएगी विश्व कप 2019, क्योंकि वो अच्छी टीम है। ठीक है, तो धारणा 2 स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 धारणा ही निहित है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी केवल पहली वाली धारणा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिए गए वेन आरेख में वृत्त शिक्षकों को निरूपित करता है और यहाँ पे वृत्त जो है, वृत्त टी जो है शिक्षकों को निरूपित करता है और यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। अगला है एस जो है छात्रों को निरूपित करता है। फिर उसके बाद अगला वृत्त है पी जो है वो प्राचार्य को निरूपित करता है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, जो टी है वो शिक्षकों को निरूपित करता है, एस जो है वो छात्रों को और पी जो है प्राचार्य को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं, टीचर दिए गए हैं, छात्र दिए गए हैं और प्राचार्य दिए गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन सभी क्षेत्रों में 1 से 7 तक की संख्याओं को दर्शाया गया है। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक के नंबर लिखे गए हैं। अब उस क्षेत्र का चयन करना है जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक भी है और छात्र हैं दोनों। देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेती हूँ, इसी डायग्राम को यहाँ पे बना लेती हूँ। ये हमने बना लिया टीचर का सर्कल। उसके बाद ये हमने बनाया
प्राचार्य का सर्कल, फिर यहाँ पे हमने बना लिया छात्र का सर्कल, ठीक है। यहाँ पे है 5, ये है 6, ये है 1, ये है 2, 3, 4 और 7, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि इस सर्कल में वो नंबर आपको निकालना है जिसमें टीचर भी आ जाएंगे, प्राचार्य भी आ जाएंगे और छात्र भी आ जाएंगे, ठीक है। टीचर, प्रिंसिपल और स्टूडेंट सब आ जाएंगे, उस नंबर को हमें निकालना है। तो हमें उस नंबर को खोजना है जो तीनों सर्कल के अंतर्गत आए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 1 है वो तीनों सर्कल के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि 6 सिर्फ 2 सर्कल में आ रहा है, 2 भी 2 सर्कल में आ रहा है, 3 भी 2 सर्कल में आ रहा है, बाकी 5, 7, 4 ये सब एक एक सर्कल में आ रहे हैं। लेकिन जो 1 है वो तीनों सर्कल में आ रहा है, यानी कि टीचर, प्रिंसिपल और छात्र तीनों सर्कल में आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, एक सीरीज दी गई है, आपको इस सीरीज का अगला वर्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज में इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये पता करेंगे और इनका आपस में क्या रिलेशन है ये पता करेंगे। जब ये फाइंड हो जाएगा उसके हिसाब से हम अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा है A1Z। देखिए इनका क्या रिलेशन है, ए का अपोजिट लेटर होता है Z और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे क्या ट्रिक लगी है, पहले लेटर की अपोजिट लेटर लिखा गया है और पहले लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा गया है, ये ट्रिक लग रही है, ठीक है। चलिए अब एक शब्द का और दूसरे शब्द के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है D4W। यदि हम ए से +3 करते हैं तो डी आ जाएगा और डी की प्लेस वैल्यू लिखी है और डी का अपोजिट लेटर लिखा है। उसके बाद हम डी से +3 करेंगे तो जी आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, A1Z D4W G7T, ठीक है। ए से +3 किया तो डी आया, डी से +3 किया तो जी आया, जी से +3 करेंगे तो जे आएगा। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और जे का अपोजिट लेटर होता है क्यू। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, J10Q, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 संख्याएं दी गई हैं और इन 4 संख्याओं में एक संख्या अलग है, उसे पहचानना है। तो यहाँ पे लिखा है 7, 5, 10 और 2। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 7, 5 और 2 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटती है या स्वयं से कटती है। तो 7 जो है 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी और किसी नंबर से नहीं कटेगी। इसी तरीके से 5 भी 1 से कटेगी या खुद से कटेगी और किसी नंबर से नहीं कटेगी। उसी तरीके से 2 1 से कटेगी या खुद से कटेगी और किसी नंबर से नहीं कटेगी। लेकिन ये पे 10 है, ये 10 जो है वो 5 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो ये क्या है, और ये 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे FIKA लिखा है, उसको चेंज किया गया है URPZ में। उसी तरीके से आपको अगले वर्ड को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से चेंज किया गया है। यहाँ पे लिखा गया URP और Z। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इस तरीके से क्वेश्चन आया करें तो मैंने आपको बताया था कि पहली ट्रिक तो यूज़ करनी होती है प्लेस वैल्यू की, दूसरी ट्रिक यूज़ करते हैं अपोजिट लेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो F का अपोजिट लेटर होता है U, I का होता है R, K का होता है P और A का होता है Z। तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं यूज़ की गई, यहाँ पे सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर लिख दिए गए हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। सेम हमें अगले क्वेश्चन में करना है, अगले वर्ड में करना है, सेम ट्रिक हमें। तो EHJZ, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। E का अपोजिट लेटर होता है V, H का होता है S, J का होता है Q और Z का होता है A। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है, VSQA, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर A में। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है और इस सीरीज़ का अगला शब्द आपको निकालना, अगली संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ट्रिक लगा है। यहाँ पे लिख देते हैं हम क्वेश्चन 27, 64, 125। देखिए इन सब के बीच का जो गैप देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। गैप अगर इनके बीच का निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो काफ़ी बड़ा है। हम यहाँ पे गैप वाली ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि कहीं से स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा है। तो यदि हम 1 का क्यूब करते हैं
तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आएगा, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से सबके क्यूब किए गए हैं। तो अगला शब्द क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 216। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद संख्या 4 नहीं आती परंतु जिसके पहले 5 आती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने 8 ऐसे हैं जिनके बाद 4 नहीं लाना है, ठीक है, 4 नहीं आना है लेकिन पहले 8 आना है, यानी हमें 58 ये खोजना है लेकिन पीछे 4 ना हो ऐसा खोजना है। तो हम यहाँ पे इस पूरे नंबर को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो सबसे पहले लिखा है 6 5 8 2 3 5 8 1 2 5 8 3 4, उसके बाद 3 4 के बाद मैं नीचे लिख देती हूँ 3 5 6 5 4 5 8 6 5 8 4 5 8, ठीक है। मैंने इसे यहाँ ना सॉल्व करके नीचे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कहाँ पे 58 आ रहा है लेकिन बाद में 4 नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक 58 ये मिला, 4 नहीं यहाँ पे, एक 58 ये मिला, इसके बाद भी 4 नहीं है, एक 58 ये मिला, इसके बाद भी 4 नहीं है। उसके बाद ये तो 56 है, 54 है, ये एक 58 मिला, ठीक है, ये एक 58 मिला, इसके बाद भी 4 नहीं है। फिर यहाँ पे ये देखिए ये एक 58 ज़रूर मिला लेकिन यहाँ पे आपको 4 मिला, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक लास्ट में ये 58 मिला, तो आपको कितने 58 मिले, 1 2 3 4 और 5। हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 5। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं आपको, जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। तो आपको जो असंगत वाला है वो चूज़ करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आँख, बाल, कान और नाक। आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा तीन एक समान है और एक अलग है, तो अलग वाला चूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आँख, कान और नाक ये तीनों क्या है, ये तीनों संवेदी अंग है। संवेदी अंग क्या होते हैं, जो सूचना एकत्रित करते हैं। जैसे कि आँख से हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, कान से हम कोई चीज़ देखते हैं सुनते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, नाक से सूंघने से इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब ये सब संवेदी अंग कहलाते हैं, सूचना एकत्रित करने हेतु। लेकिन जो बाल होती है वो संवेदी अंग नहीं है, वो सूचना एकत्रित नहीं करता है। बाल एक मृतक कोशिका से बनता है, तो बाल यहाँ पे बिल्कुल अलग है इन तीनों से। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी, बाल इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना उसके स्थान पे आपको नंबर निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इस पैटर्न में क्या ट्रिक यूज़ की गई है वो पता करेंगे, फिर दूसरे वाले पैटर्न में, फिर तीसरे वाले में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला पैटर्न बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पहला पैटर्न क्या दिया गया है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 11, ये लिखा है 13, यहाँ पे लिखा है 15, ये 17, ये 19 और ये 21। मैं क्वेश्चन में इसे सॉल्व इसलिए नहीं करूँ क्योंकि पेन आधे स्क्रीन के ऊपर चल नहीं पाता है, इसलिए हम अलग से लिख के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये 21 लिखा है। अब देखते हैं इनके बीच का क्या ट्रिक लग रहा है। तो यदि हम 11 + 2 करें तो 13 आ जाएगा, 13 + 2 करें तो 15, 15 से 2 करेंगे तो 17, 17 से 2 करेंगे तो 19 और 19 से 2 करेंगे तो 21। यानी यहाँ पे +2 की ट्रिक चल रही है। दूसरे पैटर्न में देख लेते हैं दूसरे पैटर्न में क्या ट्रिक यूज़ की गई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 34, 37, 40, 43, 46 और 49। दोस्तों यदि हम 34 + 3 करें, ठीक है, तो 37 आ जाएगा। 37 + 3 करें तो 40 आ जाएगा। 40 में 3 प्लस करें तो 43, फिर 3 करेंगे तो 46, फिर +3 करेंगे तो 49। यहाँ पे +3 की ट्रिक चल रही है। अब यानी कि इसमें +2, इसमें +3, तो अगला होगा +4। अगला +4 की ट्रिक चलेगी। तो हम अगला भी लिख लेते हैं। अगला पैटर्न हमारा क्या है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर, ये है 69, ये है 73, ये 77, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे है 85, यहाँ पे है 89 और ये लास्ट में है, 1 मिनट मुझे लगा थोड़ा लिखने में कन्फ्यूज़न हो गई है। 69, 73, 77, ये है 85 और यहाँ पर है 80। एक्चुअली ये डायग्राम गलत बन गया, इसको हम दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम दोबारा बना लेते हैं।
ये इस तरीके से बना है, ठीक है। अब हम अपने नंबर पुट करते हैं। यहाँ पे है 69, ये है 73, यहाँ पे 77, ये 89 और ये 85। तो पहले वाले पैटर्न में +2 की ट्रिक थी, दूसरे वाले पैटर्न में +3 की, तो जाहिर सी बात है इसमें +4 की ट्रिक होगी। और यहाँ पे है भी, देखिए 69 में +4 करेंगे तो 73 आएगा, 73 में +4 करेंगे तो 77 आएगा, फिर 74 में हमें +4 करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 85 में +4 करेंगे तो 89 आएगा। तो 77 में यहाँ पे +4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, फिर यहाँ से +4 करेंगे तो 85 और यहाँ से +4 करेंगे तो 89, यानी यहाँ पे +2 +3 और +4 की ट्रिक यूज़ की गई थी, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और देख के लग रहा था कि बहुत ही टफ इसमें ट्रिक यूज़ की गई है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस भले ही कितने बड़े हो, ट्रिक बहुत ही ईजी यूज़ होती है। रीजनिंग में ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आया, 81, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में।